नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे हमारे खास कार्यक्रम की और चर्चा करेंगे 590 करोड़ के आईडीएफसी बैंक घोटाले की। बता दें कि 590 करोड़ के कथित आईडीएफसी एयू बैंक घोटाले में अब जांच की आज बड़े अफसरों तक पहुंचती दिखाई दे रही है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने चंडीगढ़ और पंचकुला में 60 ठिकानों पर छापेमारी कर कई अहम दस्तावेज और डिजिटल सबूत जुटाने का दावा किया और इस मामले में अब तक 16 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जबकि हरियाणा के 5 आईएएस अधिकारियों से पूछताछ की मंजूरी के लिए जो फाइल है वो मुख्य सचिव के पास भी भेज दी गई है। आरोप है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के कुछ अधिकारियों ने सरकारी कर्मचारियों के साथ मिलकर करोड़ों रुपए के सरकारी धन का गबन किया। बड़ा सवाल यह है कि क्या अब इस घोटाले की जांच छोटे कर्मचारियों से आगे बढ़कर उन बड़ी मछलियों तक पहुंचेगी जिनके संरक्षण के बिना इतना बड़ा खेल संभव नहीं माना जा रहा। क्या सिस्टम में बैठे प्रभावशाली लोगों पर भी कार्रवाई होगी या फिर जांच सिर्फ निचले स्तर तक सीमित रह जाएगी? आज इसी बड़े मुद्दे पर होगी हमारी खास बहस। तो आज उसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाएंगे आपको एक रिपोर्ट। चंडीगढ़ के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में प्रदेश सरकार के कई विभागों के 590 करोड़ रुपए के गबन मामले में सीबीआई जांच ने जोर पकड़ लिया है। इसी क्रम में सीबीआई की टीमों ने चंडीगढ़ और पंचकुला में एक साथ 7 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की। घंटों तक चली इस रेड में सीबीआई को कई अहम दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड्स मिले हैं। इधर प्रदेश सरकार ने इस बैंक घोटाले में शुरुआती जांच में संलिप्त पाए गए 5 आईएएस के खिलाफ सीबीआई को जांच की मंजूरी दे दी है। कई दिनों के मंथन के बाद प्रदेश सरकार ने ये मंजूरी दी है। इन 5 आईएएस में 1991 बैच के आईएएस विनीत गर्ग, 2000 बैच के आईएएस पंकज अग्रवाल, 2002 बैच के मोहम्मद शाहीन, 2011 बैच के प्रदीप कुमार और 2012 बैच के आईएएस आर के सिंह शामिल हैं। प्रदीप कुमार और आर के सिंह को तो सरकार ने पहले ही सस्पेंड कर दिया था, हालांकि तब सस्पेंशन के कारणों का खुलासा नहीं किया गया था। सूत्र बता रहे हैं कि सीबीआई की नज़र 3 और आईएएस पर भी है। अभी तक दोनों प्राइवेट बैंकों के अफसरों कर्मचारियों के अलावा पंचायत विभाग और पंचकुला नगर निगम के 16 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। शुरू में इस मामले की जांच स्टेट विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो कर रहा था। प्रदेश सरकार ने इन 5 आईएएस से पूछताछ के लिए सीबीआई को धारा 17A के तहत इजाजत दी है। धारा 17A में सीबीआई इन अफसरों से पूछताछ और उनके बयान ले सकती है। अगर इस स्थिति में सीबीआई को लगता है कि घोटाले में, गबन में इनका कोई प्रत्यक्ष दखल है, तो उस स्थिति में सीबीआई फिर सरकार से धारा 19 के तहत पूछताछ की इजाज़त लेगी। धारा 19 में ये प्रावधान है कि इनके खिलाफ एफआईआर या इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। चंडीगढ़ से सहयोगी अनिल कुमार के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़। तो इसी को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ जुड़े हैं और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। देवेंद्र, सबसे पहले आपके पास आऊँगी और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या 590 करोड़ के इस घोटाले में अब बड़ी मछलियों पर शिकंजा कसने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या 5 आईएएस अफसरों से पूछताछ सिर्फ औपचारिकता है या फिर गिरफ्तारी तक ये मामला जा सकता है? देखिए जया, ये जो 590 करोड़ का आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये 590 करोड़ रुपया पंचायत विभाग था और डिपार्टमेंट से शुरू में 11 महकमे आए थे। 11 महकमों का पैसा था 590 करोड़। दरअसल जो पैसा डिपार्टमेंट्स के पास होता है वो उसको सेफ रखा जाता है। अगर पैसा स्पेयर है तो उसमें ये होता है कि उसको एफडी करा दो, कुछ ना कुछ ब्याज मिलेगा। जैसे कोई बिजनेसमैन होता है, पैसा अगर स्पेयर है तो बैंक में या किसी ऐसी मद में आप उसको डिपॉजिट करो जिसमें वो बढ़ के आपको मिले और सिक्योर होता है। जब जरूरत हो तब लो। इतने पैसे को रखे कहाँ? खतरा भी होता है कि कहीं इधर उधर ना हो जाए, कोई घोटाला ना हो जाए। और अपनी तरह का मेरे को आईडीएफसी
फर्स्ट बैंक का जो और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये दोनों प्राइवेट बैंक है। 590 करोड़ रुपए कई विभाग का था, जिसमें पंचायत विभाग भी था और भी थे। जी 590 करोड़ रुपए का गबन था। ये जो पैसा था, अधिकारियों ने, जो बड़े अधिकारी थे, उनकी मर्जी से बैंकों में पैसा रखा गया। कहीं एफडी हुई, कहीं छोटी अवधि की, कहीं ज्यादा अवधि की, या वैसे रखा गया। पैसा जैसे आते हैं तो कहीं ना कहीं बैंक में रखते हैं। जी तो 590 करोड़ की जो राशि थी, ये वहां के जो बैंक मैनेजर्स हैं, रिभव ऋषि थे और थे, बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर थे, धीरे धीरे परतें खुली। अब तक जी 16 गिरफ्तारियां हो चुकी है। आपको बताऊं, 590 करोड़ का घोटाला तो आईडीएफसी का था। उसके बाद दूसरा घोटाला जी पंचकुला नगर निगम का घोटाला आया था, 158 करोड़ का। उसमें लास्ट तक जब सारी चीजें खुल गई, पैसे का पता लग गया, 2 करोड़ रुपए बैंक में थे, बाकी पैसे कहां गए पता नहीं लगा। तो वो अलग था मामला। लेकिन स्टेट विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो ने शुरुआत की थी। एएस चावला एडीजीपी एंटी करप्शन ब्यूरो थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शुरू में लगा मामला। लेकिन जैसे जैसे इस मामले की तह में गई, कड़ियां खुलती चली गई, जुड़ती चली गई, और मीडिया में भी दबाव बना, मीडिया में, कि जो बड़ी मछलियां हैं, जी कोई भी अकाउंट्स ऑफिसर या निचले सुपरिंटेंडेंट लेवल का आदमी डिसीजन नहीं ले सकता, ये पैसा है तो उसको कहां रखे। उसमें जो एसीएस होता है, एडिशनल बिल्कुल चीफ सेक्रेटरी या कमिश्नर होते हैं, उनकी मर्जी से, उनकी परमिशन से पैसा कहीं लगाना होता है या रखना होता है, क्या करना है, पैसे का डिसीजन उनको करना होता है। तो मीडिया में सुर्खियां बनी थी कि बड़े अधिकारियों की मर्जी या उनकी शय के बिना छोटे अधिकारी कैसे ये पैसा बैंकों में रख सकते हैं। और पैसा खुर्द बहुत उनकी नजर में था, और बहुत सारी चीजें सामने आई। पैसे के एवज में, चाहे अधिकारी थे चाहे छोटे अधिकारी, सब कोई मौज मस्ती का इंतजाम किया जी गया था। उनको पैसा भी दिया गया, हर तरह की उनकी सेवा की गई। तो जैसे जैसे परतें खुली, मीडिया में आई, बड़ी मछलियों की तलाश भी थी। सरकार पर भी दबाव बना कि इतनी बड़ी बात, मेरे को लगता है हरियाणा, क्या देश में शायद, मेरे को लगता है संभवतः पहली दफा ऐसा हुआ होगा। जी सरकारी पैसे को बैंकों में तो रख सकते हैं, लेकिन जी पैसा प्रॉपर्टी में लगाया गया, ज्वेलरी कारोबार में, रियल एस्टेट में। कितना पैसा किसी को दिया गया, किसी को दिया, फर्जीवाड़ा भी बहुत हुआ, जी मैनिपुलेशन बहुत हुआ। मतलब बहुत ज्यादा इस तरह की बातें थी। सरकार की छवि खराब हो रही थी कि बिल्कुल सरकारी पैसे को प्राइवेट लोग यूज कर रहे हैं, और जो बैंक के अधिकारी हैं, जो सरकारी अधिकारी, उनकी सांठ गांठ है। अब जाकर नौबत आई है कि 5 आईएएस जिनकी भूमिका संदिग्ध मानी जा रही थी, अब वो 5 नाम इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। बिल्कुल 2 बिल्कुल तो देवेंद्र सस्पेंड पहले किया जा चुका है, प्रदीप जी जी, बाकी 3 लोग हैं। एसबीआई, जी सीबीआई ने जो जांच की परमिशन दी है हरियाणा सरकार ने, वो अभी 17A के तहत दिया। अभी खाली पूछताछ और उनकी जांच होगी। अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट कहीं लगता है कि सबूत मिलते हैं, फिर उनको धारा 19 के तहत फिर उसमें जी एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान है, और उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। अभी शुरुआती जांच है सीबीआई बिल्कुल है, लेकिन शुरुआती सीबीआई की जांच के बाद तेजी से हो रही है। जी देखना होगा कि आगे तक कार्रवाई कहां जाती है। महेश, ये जो पूरा मामला है सामान्य फ्रॉड से कहीं ज्यादा बड़ा दिखता है। सरकारी फंड की जो मूवमेंट है, इसमें कई लेयर होती है। अगर इसका जिक्र कर ले तो सबसे पहले विभागीय मंजूरी हो गई, बैंक अथोराइजेशन हो गया, डिजिटल एंट्री हो गई, केवाईसी हो गई, तमाम रहती है। अगर आरोप सही है तो इंटरनल कंट्रोल की गंभीर विफलता इसमें हुई है, और इतने बड़े अमाउंट का ट्रांसफर बिना कई स्तर की मिलीभगत के नहीं हो सकता, काफी ज्यादा मुश्किल है। तो पहले जो कार्रवाई हमने देखी छोटी मछलियों पर हुई, लेकिन अब शिकंजा धीरे धीरे बड़ी मछलियों तक पहुंच रहा है। देखिए जो है, हरियाणा सरकार का वित्त विभाग है, फाइनेंशियल जो डिपार्टमेंट है, वो अपने ऑडिटर्स रखता है। जूनियर ऑडिटर्स भी होते हैं, सीनियर ऑडिटर्स भी होते हैं, यहाँ तक कि सीएजी की ऑडिट जो है वो भी सरकारी महकमों की जाती है। वो एक थर्ड पार्टी ऑडिट माना जाता है। तो ये मानकर चलिए कि ऑडिट तो होता है। पूरा वित्त विभाग इसी काम के लिए हरियाणा में बनाया भी गया है, रखा भी गया है कि खजाने में क्या है, कहाँ रखा है और क्या खर्च किया जा रहा है, किस तरीके से खर्च किया जा रहा है, कहीं उसमें भ्रष्टाचार तो नहीं है। ये काम सिर्फ वित्त विभाग का है, और वित्त विभाग ने इसके लिए बाकायदा एक पूरा डिपार्टमेंट चला रहा है, और ऑडिटर्स लगातार सरकारी पैसे पर अपनी नज़र बनाए रखते हैं। तो इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता जया कि पैसे की लूट में हर कोई शामिल था। अब ये बात आईएएस तक पहुंच चुकी है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या
छोटी मछलियां ही पकड़ेंगे या बड़े मगरमच्छ भी गिरफ्तारी की जद में आएंगे। तो ये मानकर चलिए कि अगर ये मामला एंटी करप्शन ब्यूरो हरियाणा तक होता तो फिर हम ये मान सकते थे कि अब आईएएस को बचा लिया जाएगा, छोटे किसी कर्मचारी को पकड़ेंगे, किसी रिलेशनशिप मैनेजर को पकड़ेंगे या प्राइवेट बैंक के मैनेजर को पकड़ अंदर कर देंगे, मामला निपट जाएगा। लेकिन अगर चूंकि ये मामला सीबीआई को दिया जा चुका है तो सीबीआई की नज़र से अगर देखने की कोशिश करें तो फिर आईएएस सीबीआई की जद से बाहर नहीं है। आईएएस बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हो सकते हैं किसी भी आईएएस से, क्योंकि ये उनका इन्फ्लुएंस का जो लेवल है, जो उनका जांच का दायरा है वो बड़ा होता है, उनका कद बड़ा होता है, उनकी इन्वेस्टिगेशन का लेवल बड़ा होता है और उन्हें प्रभावित करना किसी आईएएस अफसर के लिए इतना आसान भी नहीं है। तो ये मानकर चलिए कि मामला चूंकि सीबीआई के पास है तो इन्वेस्टिगेशन तो होगी। इन आईएएस अधिकारियों से चूंकि शुरुआती पूछताछ है, लेकिन पूछताछ को लेकर ये आसानी से मैं कह सकता हूं कि बैंकिंग का जो सिस्टम है, भले इसमें बहुत सारी खामियां, भले दुनिया भर का फर्जीवाड़ा किया गया, लेकिन एक बात तो तय है, किसी एक अकाउंट से पैसा निकाला गया, वो अलग अलग अकाउंट्स में भेजा गया, फिर चाहे वो शेयर मार्केट में लगाया गया या किसी के प्राइवेट अकाउंट में ट्रांसफर किया गया। ये तो मानकर चलिए कि उसकी जो पूरी ट्रेल है वो आसानी से मिल जाएगी, कितना पैसा कहां से निकाला और किस किस अकाउंट में कितना गया, 1 रुपए से लेकर 100 करोड़ 1000 करोड़ तक कितना भी वो ट्रेल मिलेगी। और इसमें फिर अधिकारियों की भूमिका को पूछा जाएगा कि आप ये बताइए कि ये पैसा क्या आपकी जानकारी, आपकी अनुमति, आपके सिग्नेचर के बिना क्या एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेजा जा सकता था। अगर जवाब नहीं आता है और पैसे का ट्रांसफर हुआ है तो फिर गुनहगार वो भी है। तो ये मानकर चलिए कि ये भी देखना बेहद ज़रूरी रहेगा कि इन आईएएस के अकाउंट में क्या किसी तरह का कोई फाइनेंशियल फंड्स ट्रांसफर किए गए, इन्हें कोई फायदा दिया गया सोने के तौर पर, किसी प्रॉपर्टी के तौर पर, क्या कोई फायदा इन तक पहुंचा है, अगर फायदा पहुंचा है तो किस तरीके से पहुंचा है और किसने पहुंचाया है। यकीनन जो लोग पुलिस के गिरफ्त में है वो ये जानकारी भी देंगे कि कितना पैसा किस किस को दिया, घूमने के लिए किसको भेजा था, सोने के बिस्किट किसको दिए, सोने की ईंट किसको मिली, प्रॉपर्टी और फार्म हाउस किसके नाम से खरीदा गया, सब कुछ सामने आ जाएगा। तो इसकी जो ट्रेल है, पैसे की जो ट्रेल है उसको समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। उम्मीद हम करते हैं कि मामला सीबीआई के पास है तो फिर ना कोई आईएएस बचेगा, ना ही कोई बड़ी मछली बचेगी। बिल्कुल उम्मीद भी यही की जा रही है। वीरेंद्र जी देखिए, अभी तक 16 गिरफ्तारियां हो चुकी है, इसका मतलब एजेंसी को शुरुआती स्तर पर पर्याप्त आधार मिला है, लेकिन भारतीय सिस्टम में अक्सर बड़े अफसरों तक पहुंचते पहुंचते जो जांचें हैं वो धीमी पड़ जाती हैं। अगर मुख्य सचिव स्तर से पूछताछ की जो मंजूरी वो मिलती है तो ये केस राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तर पर बड़ा तूफान ला सकता है। देखिए, तूफान तो आ चुका जी। जो इंगित किए गए थे आईएएस अधिकारी जिन पर संदेह था, सबसे पहले तो उनका ट्रांसफर किया गया। उन्हें जो है कम महत्वहीन, जो कम महत्वपूर्ण विभाग थे वहां उनकी तैनाती की गई, वहां उनकी पोस्टिंग की गई। तभी अनुमान लग गया था कि क्योंकि जो अधिकारी महत्वपूर्ण विभागों के प्रमुख थे उनको वहां से हटा दिया गया, तो ये पर्याप्त आधार था। फिर 2 आईएएस अधिकारियों का निलंबन भी हुआ। अब 5 आईएएस अधिकारियों से पूछताछ की अनुमति भी मिल गई है। तो अब देखने वाली बात है कि देखिए, जो आईएएस अधिकारी हों, जो बड़े अधिकारी हों, जो यानी वो कभी अपने नाम से ना तो प्रॉपर्टी का लेन देन करते हैं, ना ही कोई ऐसा निवेश करते हैं, क्योंकि उन्हें वार्षिक रिपोर्ट भी देनी होती है, ना वो अपने परिवार के किसी के नाम से करते हैं, क्योंकि नहीं तो सब उनका ये तो साक्ष्य बन जाएगा ना। तो इसलिए वो सब तो बेनामी चलता है। ये बात है कि देखिए, सरकार को तो पैसा मिल गया, लेकिन अगर ये पैसा आम उपभोक्ता का होता, आम ग्राहक का होता या आम जन का होता, तो क्या सरकार इतनी गतिशीलता से काम करती? तो क्या उनको पैसा वापस मिल पाता? तो ये एक बैंकिंग व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह है, साख पर भी प्रश्न चिन्ह लगा है। और देखिए, सरकारी पैसा जो था एफडी के रूप में था और एफडी भी नकली बना दी गई। तो मतलब जिन्होंने भी इसको एक रूप दिया तो वो पूरा मिली भगत थी। अब बड़े अधिकारी तो लिखित में तो आदेश करते नहीं, बड़े अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारी को अगर जुबानी कहेंगे, मौखिक रूप से कहेंगे, तो उसका पालन करना अधीनस्थ के लिए तो जरूरी होता है, वो तो इससे इनकार कर नहीं सकता। तो इसलिए बड़े अधिकारियों ने लिखित में कई ऐसी स्वीकृति दी हो, ऐसा तो संभव हो नहीं सकता, क्योंकि वो सब जानते हैं, परिणाम जानते हैं। तो ये जो पैसा था वहां से निकाल कर जो है, चाहे संपत्ति खरीदने में, प्रॉपर्टी में निवेश किया गया, ज्वेलरी में किया गया, शेयर मार्केट में किया गया, लेकिन इसका उद्देश्य तो यही था कि इसका लाभ उठाना था। तो बैंक के अधिकारियों के भी इसमें संलिप्तता है, बैंक के अधिकारी तो शामिल ही हैं, उनके बिना उन्होंने इसकी प्रमुख कड़ी है। लेकिन क्या ऐसा था कि बैंक के जो अधिकारी या कर्मचारी जो कर रहे थे वो बड़े अधिकारियों की जानकारी में नहीं था?
मतलब आईएएस अधिकारी जो ये हरियाणा सरकारी कर्मचारी हैं, जो लेखा विभाग के जी। कर्मचारी हैं, क्या उनकी जानकारी में नहीं था? ये सब मिली भगत से हुआ। अगर बैंक के अधिकारी जो हैं वो जी। हरियाणा सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को अनुचित लाभ पहुंचा रहे थे और उनकी मौज मस्ती का प्रबंध कर रहे थे, तो इससे आसानी से समझा जा सकता है। उनको भी जानकारी में थी, उनको जी। ये लग रहा था कि देर सवेर ये पैसा वापस आ जाएगा, प्रॉपर्टी में जो एक बूम आता है उस तेजी का लाभ उठाकर, या ऐसी व्यवस्था कर लेंगे ज्वेलरी में जो उतार चढ़ाव होता है उस जी। उतार चढ़ाव का लाभ उठाकर पैसा वापस कर देंगे, या कुछ और उनका खेल का इरादा था। ये तो सब जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। हाँ, सीबीआई जांच से ही अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये जांच किस दिशा में जा रही है। 16 कर्मचारियों की गिरफ्तारी इस बात का संकेत है कि पुलिस के पास, सीबीआई के पास पर्याप्त आधार है, और आधार तो बड़े अधिकारियों के खिलाफ भी है। लेकिन अगर बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, उन्हें जी। किसी दृष्टि से क्लीन चिट दी जाती है, जी। या उनको किसी राजनीतिक या आध्यात्मिक प्रभाव में आकर जो है उनको छोड़ दिया जाता है, तो ये गलत संदेश जाएगा। हालांकि सरकार इस मामले में बड़ी बिल्कुल। कड़ाई से काम कर रही है, और ये पूरा विश्वास बना हुआ है कि सरकार अपने स्तर पर इस मामले का दूध और पानी का पानी करेगी और दोषियों को दंडित करेगी। अब बिल्कुल कहीं ना कहीं दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि सख्त संदेश पहुंचे सभी तक। देवेंद्र, क्या ये सिर्फ वित्तीय घोटाला या सरकारी सिस्टम में संगठित भ्रष्टाचार का मॉडल है? इसके साथ एक सवाल और ये रहेगा मेरा कि क्या गिरफ्तारी काफी या फिर सरकारी तंत्र में एक बड़े सुधार की जरूरत है? देखिए जया, ऑर्गेनाइज तरीके से तो हुआ है सब जो इन्वॉल्वमेंट है। मैं जी। नहीं मानता किसी डिपार्टमेंट का एक सुपरिंटेंडेंट होता है जिसको अधीक्षक कहते हैं, वो क्लास 1 ऑफिसर होता है अपने डिपार्टमेंट का, लिखा पढ़ी का, जिसको मुनीम बाबू कहते हैं जी। प्राइवेट डिवीजन में। जो सुपरिंटेंडेंट होता है, जो भी काम होते हैं दफ्तरी काम, लिखा पढ़ी में, वो सुपरिंटेंडेंट इंचार्ज होता है, अधीक्षक कहते हैं हिंदी जी। में। उसके बाद में फिर ऑफिसर कैटेगरी शुरू होती है, जो बड़े अफसर होते हैं। उनमें जी। आप मान सकते हो कि जैसे सुपरिंटेंडेंट लिखा पढ़ी का हो गया, लेकिन अकाउंट्स डिपार्टमेंट का सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर होता है अपने डिपार्टमेंट का। उसके ऊपर फिर जो बड़े अधिकारी थे फाइनेंस डिपार्टमेंट से सीधा जुड़े होते हैं, एक एक पैसे का सरकारी हिसाब होता है। आप जी। देखिए, हमने देखा है 30 साल बाद भी अगर 50 रुपए किसी के खाते में है तो आप 50 रुपए आपको चुकाने पड़ेंगे, तब वहां पे आपका खाता जीरो बैलेंस शो करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये देखिए, सुपरिंटेंडेंट हो या अकाउंट्स ऑफिसर हो, मैं नहीं समझता कि जो बड़े अधिकारी है, एसीएस, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी या कमिश्नर लेवल के, डायरेक्टर जनरल लेवल के जो अधिकारी होते हैं आईएएस, उनकी सलाह के बिना या उनसे पूछे बिना कोई निचले अधिकारी बिल्कुल, बिल्कुल देवेंद्र। मैं आपको बताऊं प्राइवेट बैंक कैसे चलते हैं। अब कंपटीशन है, आईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी बैंक है। ये जो बैंक है, इनको बिजनेस के टारगेट दिए जाते हैं। जो स्टाफ रखा जाता है, मैनेजर्स हैं, डिविजनल मैनेजर, उनके टारगेट्स होते हैं कि आपको 2000 करोड़ रुपया एक साल में इन्वेस्ट करवाना है लोगों को। जी, वो तरीके बिल्कुल, होते हैं। कई टारगेट्स होते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी एफिशिएंसी क्या है। उनको जी। लालच भी दिया जाता है, उनको सब तरह से एंटरटेनमेंट दिया जाता है। मैं बताऊं, बिजनेस अगर जी। लेना है तो देखिए, बड़े अधिकारियों को पैसे की परवाह नहीं होती, अच्छी सैलरी, कोठी, कार, नौकर चाकर जी, सब होते जी। हैं। थोड़ा सा जैसे जो दूसरी चीजें होती हैं जिससे मतलब उनको बहलाया जा सके, उनका सहयोग हासिल हो सके, वो बिल्कुल, चीजें होती कहीं हैं। ना कहीं तो बड़े अधिकारियों की जी। इन्वॉल्वमेंट, उनकी परमिशन जरूर रही होगी। बिल्कुल, बाकी बिल्कुल, अब बिल्कुल। देखिए, मैं बता दूं, बिल्कुल। सीबीआई का काम यह है कि सीबीआई जांच करके दोषियों को सामने लाना। ईडी का काम होता है बिल्कुल, काले कहीं ना तरीकों कहीं से सीबीआई कमाई के जांच के दौलत को बाद जब्त जो करना। दोषी है उन पर कितना तो कार्रवाई CBI से होती है, बड़ी क्या एजेंसी कुछ एक्शन देश लिया में नहीं है। जाएगा? देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल, महेश आपके पास आऊंगी, वक्त कम है हमारे पास, छोटा सा जवाब लेंगे। क्या जो बैंक अधिकारी, इनकी भी जिम्मेदारी तय होगी? क्योंकि अगर संदिग्ध खातों में असामान्य ट्रांजैक्शन हुए हैं और बैंकिंग अलर्ट सिस्टम फेल रहा है तो जवाबदेही तय होगी। देखिए जया, सिर्फ हरियाणा सरकार की बात नहीं है। अगर बैंकिंग सिस्टम में इतना खोखलापन है और इतना फर्जीवाड़ा वहां पर किया जा सकता है, तो ये सिर्फ सरकार के साथ किया गया। तो और बिल्कुल सही सवाल उठाया है वीरेंद्र जी ने कि सरकार का पैसा तो 24 घंटे में वापस आ गया, लेकिन अगर ये किसी प्राइवेट कंपनी का होता, आपका या मेरा होता, तो क्या वापस आता? तो ये मानकर चलिए कि आरबीआई को भी अब कुछ नए सख्त नियम बनाने की जरूरत पड़ेगी कि इस तरह की फर्जीवाड़े की घटना फिर कभी दोबारा किसी बैंक में सामने नहीं आए। और फर्जीवाड़े की गुंजाइश को खत्म करना ये आरबीआई की जिम्मेदारी भी है। और मुझे लगता है कि प्राइवेट बैंकिंग सिस्टम में भी कुछ इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर कायम करने की जरूरत पड़ेगी कि इस तरह का फर्जीवाड़ा फिर कभी किसी के साथ नहीं किया जा सके। बिल्कुल, और इस तरह की घटना दोबारा ना हो। वीरेंद्र जी आपके पास आऊंगी, और जनता के टैक्स के पैसे की सुरक्षा के लिए जवाबदेही कौन तय करेगा? छोटा सा जवाब लेंगे आपसे। जी
देखिए, जवाबदेही तो तय होती जी। है, लेकिन ये हमारे जो ऑडिट सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। जी। अब जब जो हमारे संरक्षक हैं, जिन्होंने कोष का संरक्षण करना है, अगर वही जो है जी। वो अगर जिस तरह से अगर कहारी डोली लूटने लग जाएंगे तो क्या स्थिति बनेगी। तो बिल्कुल। इसलिए कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में खामियां हैं, इसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, इन खामियों को दुरुस्त करने की बेहद जरूरत है। बहरहाल तमाम जानकारी, तमाम चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो 590 करोड़ का कथित घोटाला, 16 गिरफ्तारियां, 5 आईएएस अधिकारियों पर पूछताछ की तलवार और सीबीआई के हाथ लगे डिजिटल सबूत। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार सच में बड़ी मछलियों पर शिकंजा कसेगा या फिर जांच के आज सिर्फ छोटे मोहरों तक रह जाएगी।